सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो, अभी आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। मैं ये बता रहा था कि पिछली क्लास का थोड़ा सा रिकॉल करवाते हुए मैं चल रहा हूँ। तो डी बाई डी एक्स ये एक ऑपरेटर है, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। इसका वर्किंग क्या होता है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा, बहुत टाइम लगेगा उसमें। तो बेटर है इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो समझ लो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन अगर है, तो यहां पर जो पावर वाली टर्म है वो आ जाएगी सामने, और x की पावर एक कम हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी वो n-1। समझ में आ गया ये चीज? ये ऑपरेशन अप्लाई होता है। जैसे अगर मान लो d बाई डी एक्स, एक्स की पावर 5 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 सामने आ जाएगा और 5x की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आ गई ये चीज? ये अब x जो है वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो अगर मैं t वाला वेरिएबल ले रहा हूं तो d बाई डी टी, और t रेस टू पावर 3 है तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3t की पावर 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? अब अगर मान लो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन है, d बाई डी टी 2t² माइनस 3t प्लस 1, है ना? तो यहां पर पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये d बाई डी टी, ये हो जाएगा 2t²। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, तो ये 2 बाहर आ जाएगा पहले तो, और t² का डेरिवेटिव क्या होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, 2t हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। फिर उसके बाद -3t, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो -3 आ गया बाहर, d बाई डी टी, किसका डेरिवेटिव लेंगे हम अब, t का। तो t की पावर 1 है, तो t की पावर 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा सामने, और t की पावर एक कम हो जाएगी, मतलब t की पावर क्या हो जाएगी, 0। t की पावर 0 को नहीं लिखेंगे तो चलेगा। नेक्स्ट टर्म हमारे पास कौन सी है, कांस्टेंट टर्म, तो प्लस d बाई डी टी, और यहाँ कांस्टेंट टर्म है 1। तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0, ये ध्यान रख लेना। ठीक है। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, 4t माइनस 3, ये मिल गया इसका डेरिवेटिव। तो ये ऑपरेशन कैसे अप्लाई करते हैं ये चीज मैंने बताई थी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं तो वो dx बाई डी टी, ये फॉर्मूला यूज होता है। यहां पर dx का मतलब क्या है, चेंज इन पोजीशन, और dt का मतलब क्या है, चेंज इन टाइम। और वो निकालने के लिए ये मैथमेटिकल टूल जो है डेरिवेटिव, इसका यूज किया जाता है। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये आ गया वेलोसिटी के बारे में जो चीजें मैंने बताई थी, शॉर्ट में सुनते जाना, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बाद में मैं डिस्कस कर लूंगा उस पर। फिर उसके बाद हमने एसेलरेशन पढ़ा था। तो एसेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी, यहां पर वो लिखा हुआ है एसेलरेशन से। तो एसेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब इसमें भी दो तरह के एसेलरेशन हो सकते हैं। एक हो सकता है एवरेज एसेलरेशन। तो एवरेज एसेलरेशन में हम क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम u ले लेते हैं, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, या ऐसा लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या हो जाएगा, v माइनस इनिशियल वेलोसिटी मतलब u डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो कितना हो जाएगा, t। तो ये हो जाएगा उसका एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया? अगर हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है उसका, तो जैसे वेलोसिटी क्या थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाई dt थी, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो dv बाई dt हो जाएगा। इधर पे क्या हो जाएगा, d² x बाय dt² हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिसको हम डिनोट करेंगे a से। ठीक है, मतलब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे इस वाली टर्म को। ओके, तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकती है, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस की थी ऑलरेडी। ठीक है, ये सब जो अभी यहां पर देख रहे हो। और उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, और मैंने कुछ न्यूमेरिकल छुड़वा दिए थे जो कि इंटीग्रल पे डिपेंड करते हैं। तो इंटीग्रल क्या होता है, अपोजिट ऑपरेशन होता है डिफरेंशिएशन का, जो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम यहां पर आज करने वाले हैं काइनेटिक इक्वेशंस का डेरिवेशन। ठीक है, तो हेडिंग डालो, काइनेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन।
काइनेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, इनका डेरिवेशन ऑलरेडी आपने क्लास 9th में किया हुआ है, हम दोबारा से वो डेरिवेशन करेंगे और अब दो तरीकों से करेंगे। पहला तो कैलकुलस को यूज करके और बिना कैलकुलस के, दोनों तरीकों से। तो देखो किस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्टली इसके एग्जाम में आता है। आपको दे देगा डिराइव द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये वाला इक्वेशन आप लोगों को याद होगा, इस फॉर्म में याद होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। याद है? यहां पर u क्या होता था? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या होता था? फाइनल वेलोसिटी। a क्या होता था? एक्सेलरेशन। t क्या होता था? टाइम। बस यहां पर u की जगह पे इसने v नॉट ये चीज यूज की है। तो पहले आप सारे इक्वेशन यूज कर लिख लो, फिर हम एक एक करके सबको डिराइव करेंगे। तो पहला इक्वेशन ये वाला नोट करना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन, s is equals to ut plus half at square. s is equals to ut plus half at square. Third equation, v square is equals to u square minus 2as. v square is equals to u square, sorry, plus 2as. v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और मेरे ख्याल से ये इक्वेशन आपने क्लास 9th में नहीं पढ़ी थी, ये नहीं है जो आज हम डिराइव करेंगे। तो फिलहाल ये तीन पहले हम कर लेते हैं डेरिवेशन। अब यहां पर ना पहले हम डेरिवेशन करने के पहले टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स को हम क्या क्या ले रहे हैं। ठीक है, तो पहले लिखो, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, let us consider an object, let us consider an object moving with a constant acceleration, moving with a constant acceleration along positive direction of x-axis, along positive direction of x-axis। तो मान लेते हैं ये x एक्सिस है और कोई भी ऑब्जेक्ट इस एक्सिस में कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। मान लेते हैं कि इनिशियली जब टाइम t इज इक्वल्स टू 0 था, तब उसकी वेलोसिटी मैं v नॉट न लेके u ले रहा हूं। ठीक है, और उसकी पोजीशन को मैं यहां पर ले रहा हूं x नॉट। ये उसकी पोजीशन थी और ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। आफ्टर सम टाइम t उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, क्या हो गई? v, और उसकी पोजीशन चेंज हो गई, क्या हो गई? x हो गई। क्लियर हो गया? तो ये ग्राफ बना लो, ये लाइन बना लो x एक्सिस, जिसमें ये तीन चीजें मार्क करो, एक टाइम, दूसरा वेलोसिटी और तीसरा पोजीशन, दो अलग अलग पॉइंट्स पे। ये क्लियर हो गया? यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? ओके, अब यहां पर हम इन टर्म्स को डिफाइन कर देते। तो x नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0। x नॉट है ऑब्जेक्ट की पोजीशन व्हेन टाइम t इज इक्वल्स टू 0। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम t या एट इंस्टेंट t, जो हम यहां पर भी देख सकते हैं और उस चीज को हम लिख रहे हैं। और इनिशियल वेलोसिटी को हम v नॉट या फिर u दोनों से डिनोट कर सकते हैं। हम u वाला नोटेशन यूज करते हैं क्योंकि आप लोग उससे ज्यादा फेमिलियर हो। तो u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 0 हो गया, और v जो है वो वेलोसिटी एट टाइम t हो गया। यहां तक नोट कर लिया सबने?
ठीक है। अब इसके बाद का जो डेरिवेशन है और उसके लिए जो ग्राफ बनेगा, उसके पहले मैं कुछ चीज आप लोगों को रिकॉल करवाना चाहता हूं। ठीक है, तो रिकॉल करते हैं। लाइन के बारे में, स्ट्रेट लाइन के बारे में मैंने बताया था। जैसे मान लो इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा पॉइंट दिया है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। मैं अगर इस लाइन का स्लोप निकालना चाहता हूं, स्लोप को जनरली m से डिनोट करते हैं। अगर मैं इसका स्लोप निकालना चाहता हूं, स्लोप मतलब ढाल होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, याद है? हाँ, इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जिनको नहीं पता वो ये फॉर्मूले को लिख लो कहीं ना कहीं पर, इस डेरिवेशन में नहीं, ये कई जगह पे काम आएगा। ठीक है, और पहले भी मैंने एक दो बार बताया है। स्लोप का मतलब लाइन राइजिंग है, फॉलिंग है या कांस्टेंट है, और राइजिंग है तो कितनी राइजिंग है उस चीज को वो बताता है। ये क्लियर हो गया? अब यहां पर हटा दो ना इसको। अब यहां पर इसको कैसे अप्लाई करेंगे समझना। तो अभी जो हमने यहां पर ये डेरिवेशन हम कर रहे हैं, इसमें हमने ऑब्जेक्ट को लिखा है जो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में। तो उसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। वेलोसिटी लिखो इसमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसमें एक्स एक्सिस में टाइम होगा, वाई एक्सिस में इसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, मतलब अगर याद होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मैंने पिछली क्लास में बताया था, उसमें क्या होता है, जो उसकी वेलोसिटी है वो फिक्स्ड रेट से इंक्रीज होती है। तो यहां पर जो वेलोसिटी है वो इस तरीके से चेंज हो रही है, हम ये मान रहे हैं। इनिशियली जब टाइम t इज इक्वल्स टू 0 था, उस समय उसकी वेलोसिटी u थी, हमने ये मान लिया। और कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम t इस समय के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, v हो गई, हमने ये मान लिया। समझ में आया ये चीज? वही जो हमने x एक्सिस में लिया था उसी को हमने ग्राफ में मार्क आउट कर लिया। अब मुझे दो चीजें बताओ, पहला तो ये कि इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, और दूसरा इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा। 0, u, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, y कोऑर्डिनेट क्या हो गया यहां पर u, इनिशियल वेलोसिटी। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, t, v। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा t, v। समझ में आ गया ये चीज? ओके। अब इस वाली लाइन का जो स्लोप है वही इसका एक्सेलरेशन है, और वही एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या बताया था मैंने, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो लिख लो इसको, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। और चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन ये इसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, y2 माइनस y1, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 मतलब v माइनस u। समझ में आ गया? चेंज इन वेलोसिटी या फिर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन मतलब क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो यहां पर क्या आ जाएगा, t माइनस 0। और ये चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सेलरेशन को। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां पर आप लोगों को क्या मिल गया है, यहां पर आप लोगों को ये मिल चुका है, a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन टी, ऐसा ही मिला। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, t को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, a t इज इक्वल टू v माइनस u। अब माइनस u को इधर पे शिफ्ट कर दो तो वो क्या हो जाएगा, प्लस u। तो आपको क्या मिल जाएगा, u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू v, या v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन
का डेरिवेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। समझ में आ गया ये चीज? क्लियर? अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन के डेरिवेशन पे। ठीक है, तो यहां पर मार्क कर लेना ना, फर्स्ट इक्वेशन हमने यहां डिराइव कर लिया। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन के डेरिवेशन पे। ओके, तो सेकेंड इक्वेशन के डेरिवेशन के लिए हम यहां पर सबसे पहले एवरेज डिस्प्लेसमेंट या एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, वी एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जैसे अगर मान लो यहां पर इस क्वेश्चन पे आए तो एवरेज वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी? x माइनस एक्स नॉट, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ अपॉन कितना टाइम लगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लिखो एवरेज वेलोसिटी मतलब v एवरेज इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स नॉट, उसका डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना टाइम लगा, t। क्लियर हो गया ये चीज? ओके, अब इस एवरेज वेलोसिटी को मैं एक काम करता हूं, v से ही डिनोट कर देता हूं। ठीक है, और यहां पर x माइनस एक्स नॉट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम s से डिनोट कर देते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब अभी हमने जो इस t को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो ये क्या हो जाएगा, v इंटू टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, s। अभी हमने जो डेरिवेशन किया था, बताओ कौन सा डेरिवेशन था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। समझ में आई ये चीज? ठीक है, एक मिनट ना, इसमें एवरेज, जस्ट अ सेकेंड, इसको ना v से नहीं डिनोट करेंगे, इसको एक्चुअली एवरेज वेलोसिटी है ना हमारी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे होगी, ये वाले ग्राफ पे आना, पिछले वाले ग्राफ पे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी v। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v प्लस यू बाय टू। समझ में आ गया ये चीज? फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी, जो हम स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या कैलकुलेशन कर रहे थे ना, एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट हो जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी के प्लेस पे क्या जाएगा, v प्लस यू बाय टू। तो यहां पर जो हमने एवरेज वेलोसिटी लिखी थी, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, v प्लस यू बाय टू। ये क्लियर हो गया? v प्लस यू बाय टू एवरेज वेलोसिटी हो गई। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं टर्म्स को, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, v प्लस यू इंटू टी, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, ये 2s। ऐसा ही होगा। अब यहां ब्रैकेट्स ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा vt प्लस ut, और राइट साइड में क्या हो गया, ये 2s। क्लियर हो गया? अब हमने जो फर्स्ट इक्वेशन डिराइव की थी, कौन सी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो यहां पर जो v की वैल्यू है, उस v की वैल्यू को यहां v के प्लेस पे पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी, v के प्लेस पे आ गया u प्लस ए टी इंटू टी प्लस यू टी इज इक्वल्स टू 2s। ये क्लियर हो गया? अब यहां ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो ये टर्म क्या बन जाएगी, ut प्लस ए टी स्क्वायर प्लस ut इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2s। क्लियर हो गया? नेक्स्ट ut और ut ये टर्म ऐड हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2s। क्लियर हो गया ये चीज? अब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर अपॉन में भेज दो, तो आपको एक क्या मिल जाएगा, यहां पर मिल जाएगा 1/2 ut प्लस ए टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू s। ये 2ut है ना? हाँ, क्लियर हो गया यहां तक? ये 2 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 1/2 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो ut बनेगा प्लस ये क्या बन जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू आ गई, s की। तो ये है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो आपने लिखा था स्टार्टिंग में, याद आया?
S इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहां S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। और S की वैल्यू क्या है यहां पर? x माइनस एक्स नॉट। समझ में आ रहा है? तो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और अगर x नॉट को यहां पर शिफ्ट करता हूं तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्स नॉट प्लस यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला यूज किया जाता है कई बार। ये तब यूज करते जब हमें नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है, और ये तब यूज करेंगे जब हमें फाइनल पोजीशन निकालनी होती है एट टाइम टी। क्लियर हो गया ये चीज? यहां तक हो गया, हटा दूं फिर इसको मैं। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन पे। तो थर्ड इक्वेशन क्या है चेक करो। आप लोगों ने लिखा ना स्टार्टिंग में, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो इसका डेरिवेशन करते हैं। लिखना सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन जो हमने डिराइव की थी वो लिख देते हैं। क्या थी फर्स्ट इक्वेशन? v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन को यूज करके मैं ये u को यहां शिफ्ट करूं तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 80। ऐसे ही हो जाएगा। इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब इसके बाद एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला अभी हमने यूज किया था कौन सा था? x माइनस एक्स नॉट अपॉन टी, यही था। और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? v प्लस यू बाय टू, फाइनल प्लस इनिशियल बाय टू, ये एवरेज वेलोसिटी। दैट इज इक्वल्स टू ये x माइनस एक्स नॉट को क्या लिखते हैं? s, डिस्प्लेसमेंट, अपॉन क्या हो गया यहां पर? टाइम। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर मैं इस टर्म को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या मिल जाएगा? v प्लस यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2s अपॉन टी। और ये आ जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 2। यहां तक क्लियर हो गया? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 समझ में आया? अब देखो इसको कैसे यूज करेंगे इस थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। बिकॉज अगर मान लो मैं इसको यहां पर शिफ्ट करता हूं तो ये क्या बन जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ऐसा ही बनेगा। और हमारे पास जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है उसमें हमें v प्लस यू और v माइनस यू ये मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2, मतलब दोनों का लेफ्ट लेफ्ट और दोनों का राइट राइट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में हमें क्या मिल जाएगा? v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, और राइट साइड में क्या हो जाएगा? 80 इंटू 2s बाय टी। समझ में आ गया? तो लेफ्ट साइड में a प्लस बी, ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और राइट साइड में ये t और ये t कटेगा तो क्या बन गया? ये 2as। क्लियर हो गया ये चीज? तो फाइनली v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें? u स्क्वायर प्लस 2as। ये आ गया हमारा थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन। तो क्या ये तीनों इक्वेशंस के डेरिवेशन कर लोगे? एक बार प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा, ऐसा कोई बहुत टफ नहीं है। ठीक है, और ऑलरेडी एक बार पहले कभी ना कभी आप लोगों ने किया हुआ है। चलो अब आते हैं जो मैं बता रहा था, जो नया इक्वेशन जो है जिसको हम यहां पर यूज करेंगे, और ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है उस चीज पे आएंगे। इसके पहले वाले इक्वेशन तो देखो क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है? एक्सेलरेशन, और एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। इसके अलावा और कौन सा इक्वेशन हमने डिराइव किया था अभी? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जब हमें फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और टाइम गिवन हो तब ये। तो डिपेंडिंग ऑन न्यूमेरिकल आप अलग अलग इसमें यूज करोगे फॉर्मूले। अब आते हैं बात कि ये इस जो फोर्थ इक्वेशन है उसका क्या मतलब है। तो ये है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। मतलब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है,
और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से उसकी स्पीड वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो किसी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है, अगले सेकंड पे हो सकता है उसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड हो जाए, लाइक दैट। तो हर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। तो एक एग्जांपल के लिए मान लो मैं ये लेता हूं कि 5th सेकंड पे उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, है ना, 10 मीटर पर सेकंड। 6th सेकंड पे उसकी वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया ये चीज। और मान लेते हैं 7th सेकंड पे उसकी वेलोसिटी है 14 मीटर पर सेकंड। तो उसकी वेलोसिटी हर सेकंड में चेंज हो रही है। तो अगर मान लो आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 6th सेकंड क्या होगा, 6th सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, नोट करना पहले फॉर्मूला, ये है एस एनएथ। एस एनएथ, तो यहां एनएथ का मतलब क्या हुआ, एनएथ सेकंड की बात कर रहा है, ठीक है, और एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो एनएथ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, एक सेकंड ना, हेलो, हाँ हाँ भेज देता हूं ना, इसको लिखो, 1 मिनट में आया ना। वी नॉट की जगह यू यूज करना, यू मतलब आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। कृष्णा पापा गए, बुला रहे जा। नहीं, छुट्टी आज उसकी। हाँ, तो ये लिख लिया फॉर्मूला क्या है, एस एनएथ इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाय टू एन माइनस वन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, एस एनएथ मतलब एनएथ सेकेंड में उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यू का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ए का मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या है, और एन मतलब आप किस सेकेंड पे वो कैलकुलेट कर रहे हो। क्लियर हो गया ये चीज। तो यहां पर अगर आप इसका इस एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको पहले क्या पता होना चाहिए, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ठीक है, यू की वैल्यू पता होनी चाहिए। एक्सेलरेशन तो आप यहां पर निकाल लोगे क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो ए मिल जाएगा। एन की वैल्यू भी यहां पर क्या हो जाएगी, 6, क्योंकि 6 सेकंड के लिए निकाल रहे हो। समझ में आ गया ये चीज। अब इसका डेरिवेशन कैसे होगा, तो डेरिवेशन करना यहां पर मेरे साथ, पहले हेडिंग डालो, ये चीज ये डालिए कि हेडिंग डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, ये किसका फॉर्मूला है वो मेंशन कर लेना, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। हो गया, ओके। अब सबसे पहले जो डिस्प्लेसमेंट का जो आपका फॉर्मूला है, एस इज इक्वल्स टू क्या है यहां पर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये है फॉर्मूला, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो टाइम जब n माइनस वन है, जब t की वैल्यू क्या है, n माइनस वन है, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट कर रहे हैं किससे, एस एन माइनस वन से। जब टाइम उसका टी इज इक्वल टू एन माइनस वन है तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एस एन माइनस वन। और जब जब टाइम टी इज इक्वल टू एन है तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करेंगे, एस एन से। तो अगर आपसे ये पूछा कि nth सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एस एन में से क्या माइनस करना पड़ेगा, एस एन माइनस वन। समझ में आ गया ये चीज। तो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, इसमें सबसे पहले हम टी के प्लेस पे पुट कर देते हैं एन, तो हमें एस एन मिल जाएगा। समझ में आ गया। तो एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, और इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या निकालेंगे हम, एस एन माइनस वन, तो उसके लिए हम t के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, n माइनस वन। तो एस एन माइनस वन की वैल्यू क्या आएगी, तो यहां पर आ जाएगा u, ये जो t है उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, n माइनस वन प्लस हाफ a इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। अब अभी इसे इक्वेशन 2 मत लो, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो फिर इक्वेशन 2 लेना। तो एस एन माइनस वन इज इक्वल्स टू,
अब जब यहाँ ब्रैकेट्स ओपन होगा, ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा, तो टर्म क्या बन जाएगी, यू एन माइनस यू, और यहां पर प्लस हाफ ए। अच्छा, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, ये वाली टर्म a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, ए एन स्क्वायर माइनस 2n+1। क्या यहां तक क्लियर हो गया? तो फाइनली एस एन माइनस वन की वैल्यू क्या मिलेगी, u इंटू एन माइनस यू प्लस हाफ a इंटू एन स्क्वायर माइनस a इंटू एन प्लस हाफ a। चेक करो ये आया। नहीं, ये हाफ a जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 कट जाएगा, है ना? यहां तक आ गया सबका? तो ये अब हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें जो फाइंड करना है उसके लिए 2 में से 1 को माइनस करेंगे, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 ऐसा ही होगा। मैं उल्टा लिख दिया ना, 1 माइनस 2 होगा, 1 में से 2 को माइनस करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 मतलब एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ये हो जाएगा लेफ्ट साइड में। राइट साइड में इक्वेशन 1 का ये वाला पार्ट मतलब क्या आ जाएगा यहां पर, un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ये वाला पार्ट जो है un माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ए एन प्लस हाफ ए। क्लियर हो गया यहां तक? अब जब ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो कुछ टर्म्स कटेंगी, और काटने के बाद जो बचेगा वो देखो क्या है। तो प्लस यू एन माइनस यू एन कट जाएगा, प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए एन स्क्वायर कट जाएगा। तो आपके पास क्या बच रहा है, चेक करो। ये माइनस के कारण सारे टर्म्स के साइन चेंज होंगे, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव। तो टोटल 4 टर्म्स यहां पर एलिमिनेट हो गई, ये 3 टर्म्स यहां पर बच जाएंगी। ओके, फाइनली अब देखो, जो हमें प्रूफ करना था उस फॉर्म में लाने के लिए ये वाला u तो एज इट इज हो गया। यहां पर क्या होगा, यहां पर मैं इसको अगर एलसीएम लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 2an माइनस ए होल अपॉन 2, ऐसा ही हो जाएगा। ये क्या किया मैं, समझ में आ रहा है ना प्रियांशी? कुछ डाउट इसमें? नहीं, ये आया, ये बचा था हमारे पास टर्म, ये प्लस यू एज इट इज। ये दोनों टर्म्स को ऐड करने के लिए मैंने क्या किया, एलसीएम 2 ले लिया, तो ये 2an माइनस ए ऐसा हो गया। समझ में आ गया? अब इसको मैं u प्लस, यहां पर दोनों से a कॉमन निकाल सकता हूं और बाय 2 को भी बाहर निकाल देता हूं, तो a बाहर निकल गया तो क्या बच गया यहां पर, 2n माइनस 1। आया समझ में? तो nth टर्म में जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है ये अभी हमने डिराइव किया। आप इसको फोर्थ लॉ ऑफ मोशन बोल सकते हो। ठीक है, क्या यहां तक समझ में आ गया? ओके, अब चलो अभी तक जो हमने पढ़ा उन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं कि किस तरह से बनेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, पहले एक बार समराइज करते हैं, फॉर्मूले कौन कौन से हमने पढ़े थे, बताओ एक बार समराइज बताओ। फर्स्ट कौन सा है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सेकेंड, हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड, हाँ, यू स्क्वायर प्लस 2as। आप इसको ऐसे भी याद रखोगे, हो सकता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और लास्ट वाला nth सेकेंड में जो उसका डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल्स टू यू प्लस a बाय 2
2n-1। क्लियर? तो इन्हीं सारे फॉर्मूले पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल ट्राई करो कैसे बनेगा। A jet plane starts from rest with an acceleration of 3 meter per second square। क्वेश्चन आप लोगों को लिखना चाहिए, अगर नहीं लिख रहे हो तो जगह छोड़ना, क्योंकि फिर बाद में आपको याद नहीं रहेगा किस चीज का आपने सॉल्यूशन किया है ना। ये एनसीईआरटी का नहीं है, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, कुछ उसके बाहर के। तो एक जेट प्लेन है जो स्टार्ट हो रहा है कहां से? रेस्ट से, विथ विथ एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ क्या बोल रहे हो? आ गया वेलोसिटी। ओके। एंड मेक्स अ रन फॉर 35 seconds before taking off. What is the minimum length of runway and what is the velocity of jet at takeoff? तो अगर मान लो इस टाइप का रनवे है, ये रनवे है मान लो, ठीक है, और यहां पर है आपका जेट प्लेन, ठीक है। तो अब ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और आफ्टर 35 सेकेंड वो यहां पर से टेक ऑफ कर रहा है। क्लियर हो गया? ये टेक ऑफ कर रहा है, ठीक है। तो जब वो टेक ऑफ कर रहा है तो उसके लिए आपको मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे चाहिए। ये लेंथ कितनी है? क्वेश्चन समझ में आ गया? एंड व्हाट इज द वेलोसिटी एट टेक ऑफ? जब वो टेक ऑफ कर रहा है तब उसकी वेलोसिटी क्या है? तो अब यहां पर कुछ चीजें समझो। इनिशियली वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 0 मीटर पर सेकेंड। ये क्लियर हो गया? ठीक है। और आपको यहां पर फाइनल वेलोसिटी v फाइंड आउट करना है सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन के। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी v? ठीक है। क्वेश्चन में और क्या गिवन है? टाइम। आपको ये बता दिया कितना टाइम वो ट्रैवल किया इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी में, 35 सेकेंड। और क्या गिवन है? एक्सेलरेशन। तो उसका एक्सेलरेशन ए की वैल्यू भी गिवन है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया ये चीज? ठीक है। अब यहां पर देखो, आप पहले वेलोसिटी पे आते हैं ना, वेलोसिटी पे आते हैं तो फाइनल वेलोसिटी v निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फर्स्ट वाला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें वैल्यू पुट कर दो। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो आ जाएगा v इज इक्वल्स टू u के प्लेस पे आ जाएगा 0 प्लस a के प्लेस पे 3 और t के प्लेस पे 35। तो कितना आ गया? 105 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। और ये हमारा सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, सेकेंड पार्ट का आंसर है। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है? मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे। ये आया किसी का मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे? मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे मतलब यहां से यहां तक का आपको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट, एस की वैल्यू। तो उसके लिए हम यूज करेंगे सेकेंड वाला फॉर्मूला। अप्लाई करो और कैलकुलेट करो। प्रियांशी कुछ डाउट कहीं पर? सेकेंड समझ में आ गया ना? तो S इज इक्वल्स टू यू टी, यू मतलब 0 टाइम t जो भी लग रहा, प्लस हाफ a की जगह पे आ जाएगा 3, t स्क्वायर मतलब ये क्या आ जाएगा? 35 का स्क्वायर। फर्दर कैलकुलेट करोगे तो ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा और इसको कैलकुलेट करने पे कितना मिल रहा है? 18t7.5 मीटर्स। ये हो जाएगा रनवे की मिनिमम लेंथ। क्लियर हो गया सबको? ऑनलाइन में सबको क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दो। यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन्हीं पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको खुद से ट्राई करो एक बार। An electron traveling with a speed of 5 into 10 raised to power 3 meter per second
passes through an electric field with acceleration this, how long it will take for the electron to double its speed? तो जो जो चीजें गिवन है उसको पहले मार्क कर लो। आपको क्या गिवन है यहां पर? एक्सेलरेशन गिवन है, ये दिख गया, 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये क्या है? इनिशियल स्पीड, उसको u से डिनोट कर देते हैं, ये आ गया 5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। और क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट में? टाइम बताना है। गुड, टाइम बताना है। t इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और कुछ गिवन है इसमें इनडायरेक्टली? फाइनल वेलोसिटी दी हुई है उसकी इनडायरेक्टली? नहीं। गुड, फाइनल वेलोसिटी उसकी डबल है क्योंकि डबल इट्स स्पीड। हाउ लॉन्ग इट विल टेक इलेक्ट्रॉन टू डबल इट्स स्पीड, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी डबल होने में कितना टाइम लगेगा। तो फाइनल वेलोसिटी आपको ये गिवन है। समझ में आ गया ये चीज? और आपको यहां पर टाइम निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फर्स्ट वाला, v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, जिससे कि v माइनस यू इज इक्वल्स टू AT हो जाएगा, और t की वैल्यू आ जाएगी v माइनस यू अपॉन a। और अब वैल्यू पुट करके सॉल्व करके बताओ क्या आएगा आंसर। 5 into 10 to the power minus 9 seconds. ओके, तो ये 10 माइनस 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻12, ये हो गया होगा। फिर फर्दर 10⁻³ कॉमन निकल गया, यहाँ पर 10 माइनस 5 बच गया, डिवाइडेड बाय 10⁻12 हो गया। तो 10 माइनस 5 मतलब 5, 10⁻³ इंटू 5 अपॉन 10⁻12। फिर इसमें से पावर्स माइनस हो जाएंगे, तो 5 इंटू 10⁻, कितना बन जाएगा ये? -9 सेकेंड्स। तो इतना टाइम उस इलेक्ट्रॉन को लगेगा टू डबल इट्स स्पीड। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट? सेकेंड पार्ट का आंसर बताओ। डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन इन दिस टाइम। तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हाँ, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। -6 मीटर्स, यही आ रहा है क्या आंसर? चेक कर लेना बाकी लोग भी। प्रियांशी, कहीं कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी?
देख लेना u की वैल्यू और t की वैल्यू, फिर उसके बाद हाफ a और t स्क्वायर ये वैल्यू ऑनलाइन में चेक करो तो तुम लोगों का आया क्या आंसर? वसुधा, पलक, शशांक। ओके यस सर। ओके, चलो फिर हटा दो मैं इसको भी। ओके सो अभी जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस डिराइव किए थे, अभी हमने नॉर्मल ग्राफिकल वे में किया, अब हम उसको इंटीग्रल यूज करके भी कर सकते हैं। तो इंटीग्रल एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्लास 12th मैथमेटिक्स के बच्चों का टॉपिक है, मतलब उसको वो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन उसका पूरा यूज, बहुत ज्यादा यूज होता है यहाँ पर 11th के फिजिक्स में। तो थोड़ा सा सिलेबस अनऑर्गेनाइज्ड है ये बोल सकते हैं, हमको पढ़ना तो पड़ेगा ही वो चीज। तो यहाँ पर मैं उस मेथड को एक्सप्लेन करता हूँ, समझ जाओ ताकि उसको अप्लाई कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो सिंबल दिख रहा है, इस सिंबल को इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसके कुछ फॉर्मूले बताता हूं। इंटीग्रेशन x की पावर n dx, तो एक्चुअली ये वो फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, जिसके ऊपर हम ये मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, ये समझ के चलो। और ये जो dx है, इसका मतलब होता है ये किस वेरिएबल के लिए कर रहे हैं। तो यहां पर वेरिएबल क्या है? x वाला वेरिएबल है। समझ में आ गया ये चीज? तो इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो जिन बच्चों ने डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत सुना पढ़ा था पिछली 1-2 क्लासेस में, इंटीग्रेशन जस्ट उसका अपोजिट होता है। जैसे कि एडिशन का अपोजिट ऑपरेशन क्या होता है? सब्सट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट ऑपरेशन डिवीजन। लाइक दैट इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट ऑपरेशन होता है, इसलिए कई बार इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें इंटीग्रेशन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल और दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, अब अभी जो मैंने बताया इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो जब भी इंटीग्रेट होता है उसके बाद में एक कांस्टेंट आता है +c ऐड हो जाता है। ठीक है, और डेफिनेट इंटीग्रल जब हम करते हैं तो यहाँ पर लिमिट लिखी होती कि कहां से कहां तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब मैं इसको एक एग्जांपल से, पिछली क्लास में मैंने शायद नहीं, पिछली क्लास, हाँ फिजिक्स में मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में, जो थोड़ा बहुत याद होगा तुम लोगों को, कि एक मान लो अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक एग्जांपल के लिए लेते हैं ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। उसका ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ इस तरीके का बनेगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, d/dx निकालूंगा इसका, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इस पूरे टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? क्या होगा इसका डेरिवेटिव? ax + b तो नहीं होगा, a कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, तो डेरिवेटिव में ये वाला फॉर्मूला लगता है ना, d/dx ऑफ x की पावर n, तो जो पावर है वो आ जाती है सामने, और पावर में क्या हो जाता है? n-1, तो 2 आ जाएगा सामने, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2a, और x की पावर में क्या हो जाएगा? 1, जिसको नहीं लिखूंगा तो चलेगा। समझ में आ गया? फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो bx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? b, क्योंकि x का हो जाता है 1, और c कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। मतलब समझ में आई ये चीज? तो पहले ये पॉलिनोमियल जो था वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, डिफरेंशिएट होने के बाद जो मुझे पॉलिनोमियल मिला वो कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल, उसकी एक डिग्री कम हो गई। समझ में आई ये चीज? तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। समझ में आ गई ये चीज? अब ये हो गया डिफरेंशिएशन को हमने मैथमेटिकली और ग्राफिकली देखा। अब मैंने क्या बोला? इंटीग्रेशन इसका उल्टा प्रोसेस होता है। तो उल्टा प्रोसेस मतलब जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे एक डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल मिलेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो इसका उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। तो अभी ध्यान देना, अगर मान लो मैं इस वाली टर्म को इंटीग्रेट करता हूं, इस वाली टर्म को इंटीग्रेट करता हूं, तो ये 2a तो चलो बाहर है, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूले से देखो, x की पावर अगर n होता है तो x की पावर n+1/n+1 हो जाता है, तो यहां पर पावर में क्या है? 1, तो क्या बन जाएगा? x की पावर 1+1 अपॉन 1+1, ऐसा ही होगा। फिर उसके बाद यहां पर b है, यहां पर x नहीं है, x नहीं है मतलब x की पावर क्या है? 0 है, तो वहां पर फिर से ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा? x की पावर 0+1, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 0+1। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो कुल मिला के ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो ये वाला टर्म क्या बन गया? ax², और ये वाला टर्म क्या बन गया? प्लस
यहाँ पर b भी है ना, मैं b को छोड़ दिया था, b भी है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा प्लस bx। समझ में आया कि नहीं ये चीज? लेकिन ये जो c था वो तो हमें मिला नहीं क्योंकि मैंने इंटीग्रेट किया, तो इसलिए ये जो कांस्टेंट c है वो यहाँ पर बाद में ऐड हो जाता है जब भी हम इंडेफिनिट इंटीग्रल यूज करते हैं, क्योंकि हमने कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करके जीरो बना दिया, लेकिन इंटीग्रेट करते समय हमें ये नहीं पता था कि कांस्टेंट है भी कि नहीं है। समझ में आई ये चीज? तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात हो गई। लेकिन आपको जो यहाँ पर एप्लीकेशन यूज करना है इंटीग्रल का वो डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या अलग होता है मैं बता देता हूं। जैसे अगर मान लो इंटीग्रेशन x की पावर 3 निकालना है, dx निकालना है, फॉर्मूला यही वाला लगेगा। यहां पर एक लिमिट लिखी होती है, यहां पर लिमिट मतलब जैसे 1 लिख दिया और यहां पर लिख दिया 2, तो आप ये फॉर्मूले से इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर 3 का इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले से बताओ क्या हो जाएगा? x की पावर 3 प्लस 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा 3 प्लस 1, है ना। और ये जो कांस्टेंट है वो नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा? जब कौन सा इंटीग्रल है? डेफिनेट इंटीग्रल। अब क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू बताओ? x की पावर 4 और अपॉन में क्या आ जाएगा ये 4, ठीक है। लेकिन ये जो लिमिट हमारे पास लिखी हुई थी ना, इस लिमिट को हम यहां पर लिख देंगे दो वर्टिकल लाइन बना के, एक ये हो गया 1 और इधर पे क्या आ गया 2, मतलब ये लिमिट को इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर देंगे। हाँ दोनों, मतलब ये लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर में। हाँ दोनों साइड लाइन बनाता है। एक्चुअली उसको ब्रैकेट भी बना सकते हो, लाइन बनाने का ब्रैकेट बनाने का ज्यादा कोई वो सेंस, उसका अलग मीनिंग है नहीं, है ना। अब कैसे होता है इसमें अप्लाई कैसे होती है लिमिट? सबसे पहले वेरिएबल मतलब x की जगह पे अपर वैल्यू डाल दो, तो अपर वैल्यू यहाँ पर क्या है 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 की पावर 4, फिर माइनस, अब x की जगह पे लोअर वैल्यू डाल दो, तो लोअर वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 की पावर 4, और डिनोमिनेटर तो कांस्टेंट है उसमें तो x है नहीं, तो वो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 माइनस 1/4, तो ये कितना आ जाएगा 15/4। समझ में आ गया ये? अब मैं इसके बारे में बहुत सारी चीजें बता सकता हूं, लेकिन एक बार मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा ना तो पूरा ओवरफ्लो हो जाएगा। तो फिलहाल हम सिर्फ इतना समझते हैं कि इसे अप्लाई कैसे किया जाता है और कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसको नोट करो, और मैं 2-3 एग्जांपल दे रहा हूं जिसका इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन निकाल के बताऊं। इंटीग्रेशन 2 to 3 x स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन 5 to 7 x dx, ये दो का डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करके बताओ। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? इंटीग्रेशन x की पावर n dx होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इंटीग्रेट कर दिया होगा एक्स स्क्वायर को, इसका इंटीग्रेशन आया होगा x की पावर 3/3, करेक्ट। फिर इसके बाद इसमें लिमिट रखना पड़ता है, तो लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है। तो अब सबसे पहले x की जगह पे अपर लिमिट डालो, तो 3 की पावर 3, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट, तो 2 की पावर 3 होल अपॉन 3, तो ये आएगा 27 माइनस 8 अपॉन 3। फाइनली यू विल गेट 19/3। कंफर्म करो ये आया क्या? सेकेंड वाले का क्या आया? 12। ओके, सबसे पहले x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x की पावर 2/2, ऐसे ही होगा बिकॉज n की वैल्यू 1 है, तो x की पावर 1+1 अपॉन, फिर उसके लिए यहां पर लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट 5 है, अपर लिमिट 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन 2। ये क्लियर हो गया? तो 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25/2, so you'll get 24/2, so finally आंसर आएगा 12। क्या ये आ गया? ठीक है, तो ये समझ गए इंडेफिनिट इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, लिमिट्स कैसे पुट करते हैं। अब इसको मैं ना
वेरिएबल मैं x लेके चल रहा था, मैं वेरिएबल को t लेके चलता हूं, क्योंकि फिजिक्स में ना x नहीं t के रिस्पेक्ट में ही ज्यादातर होता है, क्योंकि हम मैथ्स में x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं जिसको x एक्सिस में लेते हैं, लेकिन रियल लाइफ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम, क्योंकि टाइम हमेशा चलता रहता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती है। ओके, तो अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ एक्सप्रेशन दूं तो मुझे बताना क्या आएगा उसका इंडेफिनिट इंटीग्रल, 0 to 3 टी स्क्वायर माइनस टी डी टी। अब इसमें दो टर्म आ गई तो कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना। इंटीग्रेशन 0 to 3 टी स्क्वायर डी टी को अलग निकाल लो, माइनस इंटीग्रेशन 0 to 3 टी डी टी को अलग निकाल लो। समझ में आ गया? ऐसा अलग अलग कर दो। चेक कर लो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये किया। ठीक है, अपर लिमिट मतलब 3 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट मतलब 0 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, सो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। दोनों को सेपरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 27/3 माइनस 9/2। ऐसे ही आ रहा है। तो ये आ जाएगा 27/3 मतलब ये आ जाएगा 9। तो फाइनली 9 माइनस 9/2 मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 9/2। आया क्या? अच्छा बताओ इसका इंटीग्रल क्या होगा? फॉर्मूला आपके सामने है, या इसका छोड़ दो, इसको भी मैं 4 को भी हटा देता हूं। मान लो यहां कुछ नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, या कुछ नहीं है तो उसका मतलब 1 होता है तो उसका इंटीग्रल क्या होगा? टी की पावर n का इंटीग्रल क्या होता है? फॉर्मूला क्या है? टी की पावर n+1/n+1, यही होता है फॉर्मूला। तो अब यहां पर लगाना है ये फॉर्मूला मुझे, और मेरे पास t है ही नहीं, तो t की पावर को क्या मान लूंगा, 0। अब बताओ क्या होगा इंटीग्रेशन इसका, t की पावर 1/1 मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t। समझ में आ गया? तो तुम लोग डायरेक्टली याद रखो, कभी भी अगर कुछ नहीं है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t। क्लियर? अगर मान लो ऐसा आता है और फिर उसका लिमिट पुट करना है, हालांकि मैंने अभी नहीं किया, लिमिट अभी पुट करना बच गया। लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से 1 से लेके क्या है यहाँ पर 5, तो अपर माइनस लोअर मतलब क्या हो जाएगा, ये 5 - 1, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका, 4। क्लियर हो गया ये चीज? अब अगर मान लो ऐसा आता है इंटीग्रेशन 4 dt 1 से लेके 2, अब बताओ क्या होगा। 4 कांस्टेंट है तो वो क्या आ गया, बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, t हो जाता है। लिमिट यहां पर कहां से कहां हो जाएगी, 1 से लेके 2। समझ में आ गया? तो ये 4 एज इट इज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे ही हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4। क्या ये क्लियर हो गया? ओके, अब चलो एक एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, उसको इंटीग्रेट करके बताओ। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 2t² - 3t + 5
dt और लिमिट है इसकी 0 से 2, 0 से 2। तो चाहो तो पहले इसको अलग अलग कर सकते हो इस तरीके से करके। समझ में आ गया मैंने क्या किया? इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन अलग अलग ब्रेक कर दिया। अब ये 2 तो कांस्टेंट है तो वो आ गया बाहर, सिर्फ इसी का इंटीग्रेशन होगा, वेरिएबल का ही। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी की पावर 3/3। समझ में आ गया लॉजिक? और यहां पर लिमिट क्या रखानी है? 0 से लेके 2। क्लियर? माइनस ये 3 भी कांस्टेंट है तो वो भी आ जाएगा बाहर, तो -3 आ गया बाहर। सिर्फ किसका इंटीग्रेशन होगा? टी का। तो टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? t²/2। और लिमिट यहां पर क्या रखानी है? 0 से 2। ठीक है? प्लस 5 तो कांस्टेंट है तो आ गया बाहर, तो कुछ नहीं बचा, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी। और लिमिट यहां पर क्या रखानी है? 0 से 2। समझ में आ गया ये चीज? तो ये 2/3 वाली टर्म एज इट इज, यहां पर क्या हो जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या ये क्लियर हो रहा है? -3/2 एज इट इज, टी स्क्वायर, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको यहीं पर पुट करता हूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब कि 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ में आ गया ये चीज? तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा? 2/3 इंटू 8 माइनस ये कितना हो जाएगा? 4, 4 3 12, 12/2 ऐसे ही हो जाएगा, और प्लस ये आ जाएगा 10। बाकी जो भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर लेना। यहां तक का स्टेप समझ में आ गया ना सबको कैसे करना है? ओके। तो ये इंटीग्रल कैलकुलस जो मैंने बताया अभी, इसको यूज करके अब हम डिराइव करेंगे बाकी सारे एक्सप्रेशंस। ठीक है? तो एक मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, नोट मत करना क्योंकि आज नहीं करेंगे, उसको हम अगली क्लास में करेंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कैसे ये डिराइव होता है। ठीक है? तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन तुम लोगों को याद होगी, क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है? और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? a इज इक्वल्स टू dv/dt, ऐसा निकालते हैं। समझ में आई ये चीज? अब अगर मान लो मैं dt को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर पे क्या बन जाएगा? a dt। समझ में आ गया? और इधर पे dv यही रह जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे? दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन का ऑपरेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन का ऑपरेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन आ गया और यहां पर भी क्या आ गया? इंटीग्रेशन आ गया। अब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम इसमें लिमिट भी बताएंगे। तो यहां किसकी लिमिट हम बताएंगे? टाइम की, क्योंकि यहां किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है? टाइम के। यहां किसकी लिमिट बताएंगे? वेलोसिटी की, क्योंकि यहां वेरिएबल क्या है? वेलोसिटी। समझ में आ गया? तो जो हमने स्टार्टिंग में जो वो एक्स एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ देखा था, जीरो लिया, लोअर लिमिट 0 थी, और इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या ली थी? u। और फाइनल टाइम को हमने क्या मान लिया था? t। और फाइनल वेलोसिटी को क्या लिया था? v। तो अपर लिमिट यहां पर क्या आ जाएगी? v। और यहां पर अपर लिमिट क्या आ जाएगी? t। समझ में आई ये चीज? अब ध्यान से देखो, यहां पर वेरिएबल है हमारा dt, एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट है, तो a उसके लिए कांस्टेंट है, तो a निकल जाएगा बाहर। समझ में आई ये चीज? तो सिर्फ dt बच गया। तो बताओ dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t हो जाएगा। अभी हमने देखा ना, जब कुछ नहीं बचता तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? t। तो यहां पर a और इधर पे क्या आ जाएगा? t। समझ में आ गया? और इसमें लिमिट भी लगेगी। कौन सी लिमिट? लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या हो जाएगी? t। अब बताओ मुझे, ये dv है, तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, क्योंकि कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v। और इसमें लिमिट क्या है?
लोअर लिमिट है u और अपर लिमिट क्या है v। क्या यहां तक समझ में आया? अब लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया a, t की जगह पे अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट क्या हो गया 0, ऐसे ही होगा। तो t माइनस 0 t मतलब ये क्या आ गया a t लेफ्ट साइड में। यहां पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो तो अपर लिमिट तो v है, माइनस लोअर लिमिट क्या है u है, तो इज इक्वल टू क्या आ गया v माइनस यू। समझ में आ गया? अब माइनस यू को उठा के उधर भेज दो तो u प्लस ए टी दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया v। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। समझ में आया ये चीज? यूजिंग इंटीग्रल कैलकुलस। ये चीज आप लोगों को करनी है सारे इक्वेशंस के लिए, अगली क्लास में करेंगे हम इसको। तो फिलहाल चाहो तो ये वाला अगर समझ गए तो इसको नोट कर सकते हो आप लोग, ठीक है? हो गया? ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं कंटिन्यू। हेलो जी। बाय बाय।